हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.5 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे हम पार्शियल मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला स्टेप, जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसको आपने इस तरह से लिख लेना है। मतलब कहने का मतलब हम अपने फंक्शन को टेम्परेरीली लेट कर रहे हैं, उसको पार्शियली स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एंड फॉर्मूला अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे x माइनस 1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो पहली बात x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर आएगी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो फिर से एक और बार x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, और ऊपर है सिर्फ x। तो मतलब पार्शियली स्प्लिट करने के लिए जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उनको भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप पार्शियली स्प्लिट कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की पावर छोटी होती है न्यूमरेटर से तब हम स्प्लिट नहीं करते हैं, और तब भी स्प्लिट नहीं करते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की दोनों की सेम होती है पावर या डिग्री। हम तभी स्प्लिट करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होती है न्यूमरेटर से, जैसे कि यहाँ पर भी है एज। सो हम इसको अब स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि x माइनस 1 मतलब पूरे ओवरऑल फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो कैसे स्प्लिट होगा। एक बार एक कांस्टेंट लिखोगे, विदाउट स्क्वायर वाली टर्म आएगी x माइनस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट x माइनस 1 का स्क्वायर, जो एग्जैक्टली वो फंक्शन है विद स्क्वायर वो एग्जैक्टली आ जाएगा, प्लस c अनदर वैल्यू, और ये सिंपल ही है, ये नॉर्मली स्प्लिट हो गया है लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप होता है इनका एलसीएम लेना। जल्दी से इनका एलसीएम ले लेते हैं। सो यहाँ पर एलसीएम अगर आप लेंगे गलत तो आपका आगे के स्टेप्स जो भी करेंगे एंड में आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे हमें गलत आंसर नहीं फाइंड करना है, रॉन्ग आंसर्स नहीं फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे देखो मैं एलसीएम कैसे ले रही हूँ। ऑब्वियसली एलसीएम बेस जो होगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। जैसे अगर सपोज करो आपके पास एक वैल्यू होती है x/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, है ना। ये 2 है, ये 4 है, ये 5। इसका एलसीएम क्या होता, 4 × 5, ठीक है। 4 एक ऐसी वैल्यू जिसमें 2 भी कवर हो रहा है ना। सो मतलब यहाँ पे बेस इसका होता 20। ऐसे ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर के अंदर ये सिंगल x माइनस 1 वाली टर्म इकलौती वो भी कवर होती, तो इसीलिए x माइनस 1 ना लेते हुए, जैसे वहाँ पे 2 ना लिखते हुए 4 आ गया, 4 के अंदर ही 2 इंक्लूडेड है। तो जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलसीएम वही लिए हैं, डोंट गेट वरीड। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद बेस में ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ऊपर क्या आएगा, a के साथ नीचे जो वैल्यू है वो नहीं आएगी, इसके रिमेनिंग वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक x माइनस 1 अगर इसके नीचे है तो लेकिन x माइनस 1 का स्क्वायर तो नहीं था ना। कहने का मतलब अगर x माइनस 1 के स्क्वायर में से सिर्फ एक x माइनस 1 है, मतलब अगर हमें इसको अलग अलग करके लिखना होगा तो ऐसे है, मतलब अभी भी इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस 1 दो बार है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसके नीचे एक बार x माइनस 1 है तो अभी एक बार x माइनस 1 रिमेनिंग आप इसके साथ लिख सकते हो एलसीएम में जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और क्या टर्म इसके नीचे नहीं है, x प्लस 2, तो इसके नीचे x प्लस 2 भी आ जाएगा। अब b के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरी है, ये दोनों वैल्यू हैं, तो मतलब इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, तो जो वैल्यू नहीं होती है वो आ जाती है। तो इसमें से a के नीचे x माइनस 1 जब था तो इसके पास ना x प्लस 2 था और ना ही एक और x माइनस 1 था, तो इसीलिए हमने ऊपर वो मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। b के नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर पूरा है लेकिन x प्लस 2 नहीं है, ये हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से। ऐसे अब c के नीचे x प्लस 2 है तो मतलब इसके साथ कौन कौन सी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके पास ये पूरी टर्म है, ये रह गई, ठीक है। सो
b के पास x-1 का होल स्क्वायर पूरा था लेकिन x+2 नहीं था, तो मैंने b को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिक एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। सो ये बेसिक स्टेप मैंने आपको बता दिया है। सो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यूज सेम है बेस की, कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास पूरी जो इक्वेशन है x = a के साथ x-1 x+2 प्लस b के साथ x+2 प्लस c के साथ x-1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक आपको छोटी सी एडवाइस दूं, ये जो मैंने टर्म लिखी है इसका आप एलसीएम लेके देखो, इसका एलसीएम लेना आ जाएगा तो आपको इसका एलसीएम लेना भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था, जब आपके पास ये इस तरह से आफ्टर एलसीएम एक इक्वेशन आ जाएगी तब आपको क्या करना होता है। मेन फोकस आपका यही होता है कि जो भी आपने अपने फंक्शन को लेट करा है, लेट अपने फंक्शन को किसके इक्वल करा है, इसके इक्वल करा है। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ को फाइंड करना, क्योंकि हम अपने फंक्शन को क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, मतलब हम इसकी जगह ये सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियली का मतलब ही यही है कि अगर हमें ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म का इंटीग्रेशन नहीं आ पा रहा है तो हम इस टर्म को पार्शियली स्प्लिट करके कर दें ताकि हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल पाएँ, राइट। सो अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डेफिनेटली। अगर इस फंक्शन को हमने इसके इक्वल मान लिया है और अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मतलब हम इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी मैंने बताई थी, वो इस इक्वेशन से आती है। और वो कैसे आती है कि यहाँ पर आप वैल्यूज देख रहे हो, आपको वैल्यू x में पुट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ। पहले तो आपको ये टर्म्स देख के ही पता चल जाता है कि आपको x की कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर 1 ले लेती हूँ तो यहाँ पे 1 जैसे ही मैं डालूंगी तो ये 0 बन जाएगा कांस्टेंट। यहाँ पे भी मैं 1 डालूंगी तो ये भी 0 बन जाएगा। तो मतलब b के पास 0 नहीं बनेगा, तो b निकल के आ जाएगी आपके पास टर्म यहाँ से जब आप पुट करेंगे x = 1, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से देख के पता चल जाता है कि आप हमेशा डेफिनेटली अगर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हो, ऑब्वियसली अगर a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b और c में या तो वैल्यूज डाल दो, अगर आपके पास नहीं है तो b और c को 0 बना दो। और वो 0 कैसे बनाना है वो क्लियर पता चल जाता है यहीं से। यहाँ पे अगर मैं +2 है, इसके साथ -2 लगाने की देर है कि ये 0 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट x = -2 भी हम करेंगे। पहले हम 1 डालेंगे, देखते हैं कौन सी टर्म 0 बन जाती है और कौन सी टर्म निकल के आ जाती है। फिर हम इसी को देखकर ही देख रहे हैं कि और हम x में ऐसा क्या डालें कि कोई और टर्म 0 बन जाए और कोई और टर्म 0 ना बने। सो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यूज़ को यहीं से देख के हम डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जब 1 डाल रही हूँ x में तो इसने इसको तो बना देना है 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 और ये भी बन जाएगा 0। तो ये 0 बन गया, ये हो गया थ्राइस ऑफ b, ये भी 0 बन गया। तो यहाँ से देखो 1 = 3 भी आया, मतलब 1/3 वैल्यू आई b की। दैट मीन्स आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है 1/3, जो कि आपने वहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अभी हम और वैल्यूज़ भी निकाल देते हैं a और c की। अभी नेक्स्ट वैल्यू लो x = -2। जो आपको टर्म्स क्लियरली पता चल रही है कि जिनकी वजह से वो टर्म 0 हो सकती हैं, चाहे कोई भी 0 बना के कोई भी टर्म निकाल लो। जैसे अभी मैंने 1 डाल लिया तो मेरी b वैल्यू आ गई, -2 डालूंगी तो कोई और वैल्यू आ जाएगी। ऑर्डर आप कोई भी रख सकते हो, आप पहले x = -2 भी डाल सकते थे अपनी इक्वेशन में, तो इट इज़ अप टू यू, ठीक है। अब मैं अपने x में क्या डालूंगी, -2। सो अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही -2 डालूंगी, यहाँ पे +2 है, ये फिर से 0 हो गया, कोई बात नहीं। ये भी 0 हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये टर्म 0 नहीं हुई, तो देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू हो गई -3 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 9। इस 9 को मैंने इधर भेज दिया। तो c की वैल्यू आपकी क्या आई है, -2/9। अब आपके पास b की वैल्यू जो आपने निकाली दैट मीन्स 1/3 भी है, c की वैल्यू भी है। अब a की वैल्यू रहती है। अब देखो फिर से अपनी इक्वेशन को ध्यान से, जब हमने यहाँ पे डालने की कोशिश की -2, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, है ना।
हम 1 भी डाल चुके हैं, ये फिर से 0 बन गया था और ये भी 0 बन गया था। तो लेकिन b और c की वैल्यू तो अब आ चुकी है ना, और x में इन टर्म्स को देखते हुए ऐसी अब हम कोई वैल्यू नहीं रहती कि जिनको हम डालना या जिनको हम डालने से वैल्यू 0 बन जाती किसी टर्म की। हमने 1 भी डाल चुके हैं, हम -2 भी डाल चुके हैं, है ना। अब कोई और टर्म ले लो जो यहाँ पे नहीं दिख रही है, जिनकी वजह से 0 बन जाए, लेकिन आप कोई और वैल्यू ले सकते हो। क्यों? क्योंकि x में वैल्यूज कोई भी आप अगर कोई भी ले लेते हो, सपोज यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 0, अपने मन से कर रही हूँ, और 0 इसलिए ले रही हूँ कि एकदम 0 वैल्यू है। सबसे ईजी है, अगर -1 लेना चाहते हो, मतलब जो आप ले चुके हो ना, क्या क्या ले चुके हो, एक 1 ले चुके हो और एक -2 डाल चुके हो अपनी x में, तो वो चीज़ बस दोबारा नहीं डालनी। इसके अलावा कोई और टर्म आप डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं 0 बचा है मेरे पास, -1 है, -2 है, और कितनी टर्म्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन सबसे इजी क्या है, काउंट कुछ करना नहीं पड़ेगा, और सॉल्विंग करने से अच्छा है कि 0 ही ले लो। तो अगर कोई भी लेट करनी है तो बेटर है कि 0 ही ले लो। तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया अपने x में, लेकिन b की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे अब, तो यहाँ पे आप उसको यूज़ करो। ऐसे ही c की वैल्यू भी यहाँ पे डाल दो, और 0 तो आप डाल ही रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब -a, और ये क्या है 2, ये वैल्यू क्या है 2/3, ये वैल्यू क्या है -2/9। यहाँ से देखो अब आपके पास ना x वेरिएबल बचा, ना b, ना c, क्योंकि आप सबकी वैल्यू डाल चुके हो। यहाँ से अब वैल्यू आएगी a की। तो जैसे आपके पास, आपने देखा, आपने 2 वैल्यूज़ की x में वैल्यू डाली, और उससे क्या हुआ कि b और c की वैल्यू आ गई। और फिर आपके पास टर्म्स में अगर कोई वैल्यू डालने से आपको नहीं पता चल रहा कि ऐसी और कौन सी वैल्यू डालूं कि डायरेक्ट मेरी टर्म 0 बन जाए, तो कोई बात नहीं, तब आप कोई भी टर्म ले लो अपने मन से, लेकिन जो पहले ली हुई है टर्म उनको छोड़ के कोई और टर्म ले लो। जैसे कि मैंने 0 ले ली, बहुत इजी थी, मुझे ज़्यादा 0 से कैलकुलेशंस भी नहीं करनी पड़ी, तो मैंने 0 ले ली। 0 लेने से क्या हुआ कि एक तो x वेरिएबल 0 हो गया मेरा, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर से मेरे पास b और c की वैल्यू जो मैंने निकाल ली है वो भी डाल ली। अब फिर उससे क्या हुआ कि सिर्फ a वेरिएबल दिख रहा है जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे इस साइड में एलसीएम ले रही हूँ, इन दोनों का एलसीएम लोगे, जब इन टर्म्स का एलसीएम लोगे तो 9 जो वैल्यू है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आया, 1 के टेबल में 9 कब आता है 9 पे, सो -2a इंटू 9। 3 के टेबल में 9 कब आता है, सो यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 पे, तो 2 ऑलरेडी है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई। 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 पे, सो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है। ये टर्म उधर जाएगी 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल्स टू -18a प्लस 6 -2, ये -18a इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अब वहाँ पे 4/18, तो इसका मतलब क्या है 2/9। सो a की वैल्यू आपकी आई है पॉजिटिव 2/9। तो हमने a, b, c 3 कांस्टेंट वैल्यूज जो आपको चाहिए थी अपने फंक्शन को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए, वो हमने निकाल ली है। सो मैं पुट करने जा रही हूँ। सो ये जो हमने अपना फंक्शन को लेट किया था स्टार्टिंग में इसके इक्वल, मतलब हमने ये फंक्शन को इसके इक्वल पार्शियली स्प्लिट कर लिया था, राइट। ए बी सी की वैल्यू अब आ चुकी है जो कि मैं अब इसमें डाल दूंगी। मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब दैट मीन्स हमें मेनली इसको सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम इसको इंटीग्रेट ना करते हुए किसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है वो मैं डाल रही हूँ, दैट मीन पॉजिटिव 2/9, और मैं इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके भी लिख रही हूँ। अब देखो ये ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं कांस्टेंट है, बाहर उठा के लिख दो। 2/9 अंदर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है 1/x-1 का, 1/3 बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन होगा x-1 के होल स्क्वायर का, -2/9 बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन होगा x+, ठीक है। तो अब देखो इसका और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। 1/x का जैसे इंटीग्रेशन होता है दैट मीन्स log mod में x, ठीक है। ये तो हो गया जब आपके पास ऐसी वैल्यूज होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है
तब आपको क्या करना है, बहुत इजी वाला मैं अगर बताऊं तो आपको क्या करना है कि इसको मान लोगे t के इक्वल, ये अंदर वाली वैल्यू को। क्यों माना, ये आपको सॉल्व करना होगा डेफिनेटली। जैसे अब हम इंटीग्रेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये जो आपका फंक्शन था एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। हमने x माइनस 1 की वैल्यू जैसे ही t के इक्वल लेट की तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इक्वल्स टू dt होगा। कहने का मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है और इन दोनों में लॉग वाला मेथड डायरेक्ट लग रहा है, फॉर्मूला आई मीन। तो इसको देखो अभी ऐसे ही रहने दो, एक साथ सॉल्व करते हैं। 1/3 यहाँ पे बाहर चल रहा है। अब देखो dx इक्वल्स टू dt लिख सकते हो, लिख दिया। ये वाली टर्म को आपने क्या माना, t, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है जैसे अब आप इनका नॉर्मली इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ पे ये t का स्क्वायर है, ये t की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपको अल्टीमेटली t की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, जो कि बहुत इजी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं सबका इंटीग्रेशन करने जा रही हूँ। इसका हो जाएगा log मॉड में x माइनस 1, यहाँ पे पॉजिटिव 1/3 है, लेकिन जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो t की पावर में क्या है, -2 + 1, और वही वैल्यू बेस में आ जाती है। तो ये इंटीग्रेशन होगा इसका, जब भी पावर में होता है वेरिएबल, राइट। वेरिएबल की पावर में जब कोई वैल्यू होती है तो इस तरह से सॉल्व होती है, राइट। उसका इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू ऊपर बचेगी -1 और ये बन जाएगा नेगेटिव में, मतलब -t की पावर -1। मतलब कहने का अगर इसकी पावर को पॉजिटिव रखना है तो नीचे भेजना होगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी। तो माइनस को मैंने बाहर भेज दिया, 1/t आएगा नीचे, लेकिन अब t की वैल्यू मुझे पता है जो कि मैंने लेट की थी, वो भी मैं साथ में लिख रही हूँ। तो ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प के साथ सॉल्व कैसे होगा वो मैंने अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे -2/9 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x + 2। तो ये आया है आपका फाइनल आंसर। अगर आप NCERT आंसर से मैच आउट करना चाहते हो तो ये फर्दर सॉल्व करके मैं इसको दिखाने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ। सो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 में, क्लास 12 में, log m - log n। अगर इस तरह से होता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, मॉड में m/n, ठीक है। अगर log मॉड में m - log मॉड में n, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो मैं इनको और इनको कंबाइन करके लिखने वाली हूँ, पहली बात। अब देखो इतने से पोर्शन को सिर्फ 2/9 कॉमन है, 2/9 लिख दो। अंदर वैल्यू क्या आएगी, log दिस - log दिस, मतलब log n - log n, राइट। और उसको लिखना मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। दैट मीन्स x - 1 ऊपर, x + 2 नीचे। और यही है आपका फाइनल आंसर जो कि आपको NCERT से मैच करना होता है। सो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। सो आई होप मैंने आपके हर एक स्टेप को क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं लगेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।